हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, उसमें फर्दर डिविजन्स पढ़े हमने, पैरासिटिक प्लांट्स एंड सैप्रोफिटिक प्लांट्स। उसके अलावा कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो सिम्बायोटिक प्लांट होते हैं जो कि सिम्बायोसिस में रहते हैं, कॉम्बिनेशन में रहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स से उनको रिप्लेनिश कैसे किया जाता है सॉइल के अंदर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। ठीक है, कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम रिप्लेनिश कैसे करते हैं, कैसे उन्हें दोबारा से रूटीन में लेके आते हैं। जैसे आपके घर पे मान लो पैसे रखे हुए हैं, 1000 रुपीज़ रखे होंगे। उन 1000 रुपीज़ को कितने दिनों तक चला लेंगे आप? धीरे धीरे उनमें से यूज़ करना शुरू करेंगे। आपकी पॉकेट मनी है 1000, तो धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगी ना। तो वैसे ही ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल जो होती है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जहाँ पे क्रॉप उगाते हैं, जिन लोगों के पापा फार्मर हैं या खेती करते हैं, जो लोग जिन्होंने खेती के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, उनको ये तो पता होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन तो चाहिए और वो भी हाई क्वांटिटी में चाहिए। अगर हाई क्वांटिटी में नहीं होगा तो हमें उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में हमें प्रोडक्शन चाहिए। तो जो सॉइल होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, देखा हो आपके पेरेंट्स होते हैं, जैसे काव डंग होता है या फिर बफेलो डंग होता है, उससे क्या बनता है? एक्सक्रीटा बनता है। जो उनका जो वेस्ट मैटर होता है उसको एक जगह डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद उसको खेतों में डाल दिया जाता है। ठीक है, किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। क्यों डाला जाता है और इससे क्रॉप प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? तो ये आज हम देखेंगे कि किस वजह से ये डाला जाता है, क्या हमारी हेल्प करता है, ये कैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश किए जाते हैं। तो कुछ मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में। ठीक है, 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हम स्टडी करते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉस्फोरस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं किसी भी क्रॉप की ग्रोथ के लिए, उसकी क्वांटिटी प्रोडक्शन के लिए। तो ये 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हो गए। जो प्लांट्स होते हैं हमारे यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि 6-6 महीने की खरीफ और रबी की जो फसल होती हैं, आप आगे पढ़ेंगे। कुछ जो फसलें होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने ही यहाँ पे देख लेना कि कुछ जो फसल होती है वो कब मई जून में उगाई जाती है। ठीक है, और कुछ जो फसल होती है वो ये फसल कटने के बाद फिर नवंबर के आसपास, ठीक है, नवंबर के आसपास इनको उगाया जाता है। तो क्या होता है कि जब ये फसल कट जाएगी तब इसको उगाया जाएगा, जब ये कट जाएगी तब इसको उगाया जाएगा। होता है ना ऐसे ही। तो क्या होता है कि एक बार ये कोई फील्ड ले लीजिए आप। ठीक है, फील्ड है, इसमें ये सॉइल हो गई और हमने यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको ग्रो करा दिया है। ये प्लांट्स हैं, ये ग्रो कर गए। अब क्या होगा, ये सॉइल के अंदर ग्रो किए हैं तो सॉइल से कुछ जो तो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना जो इस प्लांट को चाहिए होंगे, ये प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे क्या होता है, एक पानी का टब लिया आपने, उस टब में से पानी निकालना शुरू किया तो लास्ट में जाके क्या होता है, टब खाली हो जाता है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता पानी वगैरह। तो वैसे ही यहाँ होता है, सॉइल के अंदर से ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट इसमें कम रह गए, डेफिशिएंट हो गई।
ये सॉइल। तो अब क्या होगा, हमें ये फसल कटने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग के बाद क्या होगा, हमें दोबारा से कुछ न्यूट्रिएंट्स डालने होते हैं इसके अंदर। तो वो हम कैसे डालते हैं इस सॉइल के अंदर, वो न्यूट्रिएंट्स कैसे आएंगे? ठीक है, तो जो प्लांट्स है वो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद हमें दोबारा से इस सॉइल में रिप्लेनिश करना पड़ता है न्यूट्रिएंट्स को, कुछ ना कुछ तरीके अपना के। वो तरीके क्या होते हैं? 2 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उनको रिप्लेनिश कर सकते हैं कि दोबारा से जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो हाई अमाउंट में हो। ठीक है, वो 2 वेज क्या होते हैं कि जिससे हम न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन को इंक्रीज जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सॉइल में डालें तो हमें प्रोडक्शन है वो हाई क्वांटिटी में मिले। पहला है बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, और सेकंड वे है कि बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स। याद हो लेग्यूमिनस हमने लास्ट लेक्चर में सिम्बायोटिक प्लांट्स में ये टर्म यूज़ की हुई है। तो बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कैसे, हम क्या करेंगे, कुछ जो फर्टिलाइजर्स है उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, आपने देखा हो आपके घर पे सील बंद कट्टा लेके आते हैं, ठीक है, बोरा लेके आते हैं, उसमें से क्या करते हैं आपके पेरेंट्स, धीरे धीरे निकालते हैं और उसको ऐसे लेके हाथ में या फिर किसी व्हीकल वगैरह से क्या करते हैं, पूरे खेत में छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, पूरे खेत में छिड़काव करने के बाद फिर उसके ऊपर पानी का स्प्रे किया जाता है जिससे कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए और रिसके कहाँ चली जाए, लीचिंग होके सॉइल के अंदर चली जाए और फिर सॉइल से वो प्लांट्स ले लें। जैसे यहाँ प्लांट्स थे, यहाँ ये कोई प्लांट है, अब क्या किया, यहाँ पे ये जो लैंड थी इस लैंड के ऊपर छिड़काव किया है हमने फर्टिलाइजर्स का। अब ऊपर से पानी का छिड़काव किया तो ये पाउडर फॉर्म में आ गए, पाउडर फॉर्म में आके इस सॉइल में मिक्स हो गए, तो प्लांट्स यहाँ से इनको एब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, कुछ जो मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर्स हैं वो हैं NPK एंड यूरिया। NPK अभी अभी आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी किस किस की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, के से पोटेशियम। और जो यूरिया होती है उसके अंदर भी मोस्ट कॉमन जो न्यूट्रिएंट होता है वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो इनका छिड़काव किया जाता है ज़मीन के ऊपर और फिर वो सॉइल में रिस रिस के आ जाते हैं जिससे प्लांट उनको रिसीव कर लेता है फिर दोबारा से। तो ये न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं उनमें। या फिर आपने घर पे देखा हो, घर पे ज़्यादा नहीं तो कम से कम किसी के घर पे एक प्लांट तो होगा, ट्री प्लांटेशन डे भी आता है। ठीक है, तो उसमें देखा हो तो जो काव डंग या फिर बेफेलो डंग का जो एक्सक्रीटा होता है जिसे हम इकट्ठा करते हैं उसको लेके आते हैं और इन पोट्स जहाँ पे हमारे जो पौधे लगे हुए हैं उन पोट्स के अंदर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि ये क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस प्लांट को प्रोवाइड करते हैं जिससे इसकी ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो पहला तरीका होता है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को ऐड करके। मैन्योर काव डंग बेफेलो डंग से बनता है और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो पैकिंग में आते हैं और उनका छिड़काव किया जाता है, ये फैक्ट्री वगैरह में बनते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये फर्टिलाइजर्स हैं, मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर्स है वो है NPK एंड यूरिया। यूरिया के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन होती है और NPK के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होता है। सेकेंड तरीका हमने कहा कि लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करके, ये भी आपको अच्छे से लास्ट लेक्चर में समझाया गया था कैसे, कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम और वो किसके साथ कॉम्बिनेशन में रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स के नाम भी बताए थे, ग्राम था, पी, पल्सेस,
ठीक है, बीन्स, ये सब बताए थे। तो क्या कहा था कि ये जो लेगुमिनस प्लांट होता है इसके रूट नोड्यूल्स में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, जो प्लांट है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया, आरबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आरबी राइजोबियम बैक्टीरिया इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये जो नाइट्रेट्स हैं सॉइल में डिजोल्व हो जाते हैं और कौन एब्जॉर्ब करता है, फिर इनको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स की नाइट्रेट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब ये बात है कि नाइट्रेट्स आएंगे कहाँ से, कैसे, क्या प्रोसेस होगा। तो क्या होता है, जैसे ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आएगी तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये प्लांट के पास जाती है। तो अब जब तक हम ग्राम और पी उगाएंगे ही नहीं तो तब तक कैसे ये नाइट्रेट्स बन पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है कि कंटिन्यूस हमें जो नाइट्रोजन, जिस फसल को नाइट्रोजन चाहिए, जिस क्रॉप को नाइट्रोजन चाहिए, वो क्रॉप हम कंटिन्यूस ना उगा के क्या करते हैं, ये जो ग्राम, पी, पल्सेस और बीन्स जो होते हैं इनको उगाते हैं। तो ये प्लांट्स क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे। ठीक है, प्लांट्स के एब्जॉर्बेबल फॉर्म बना देंगे। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया इन्होंने, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब दोबारा से इसके बाद जो भी क्रॉप हम उगाएंगे तो उसमें हमें नाइट्रेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स की नहीं पड़ेगी फर्टिलाइज़र डालने की। क्यों, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन फिक्स हुई थी ये नाइट्रेट्स ऑलरेडी उस सॉइल में अवेलेबल हैं। तो दोबारा से जो प्लांट उगाएंगे उसमें हमें इन फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी जिनमें नाइट्रोजन हो। तो क्या होता है कि ये क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो हाई होगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्योंकि फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, हमारी सॉइल के प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं। आपने क्या किया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया तो उस टाइम पे प्रोडक्शन आपको हाई मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखते जाएंगे ईयर टू ईयर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स के यूज़ की वजह से हमारे सोइल की जो फर्टिलिटी होती है, प्रोडक्शन रेट होती है, वो डिक्रीज होती चली जाती है, हमें कम पैदावार मिलती है वहाँ से। लेकिन अगर हम ना इन फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करें, इनकी जगह हम लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करें ताकि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर दें हमारे लिए, तो क्या होगा कि फर्टिलिटी है हमारी सोइल की वो मेंटेन रहती है। इसलिए कम से कम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करो और ये जो सेकंड पैटर्न है उसको अपनाना चाहिए फार्मर्स को, लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करना चाहिए। होप सो आपको समझ आ गया हो, आप अच्छे से इसको रिवाइज करना। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।